ऊपर ऊपर तो वो लोग यही बोल रहे थे कि वो लोग चाहते हैं कि सभी देशों को स्पेस ट्रैवल करने की मौका मिले और उनके साथ बाकी देशों की अच्छी रिलेशन बने। लेकिन असलियत कुछ और था जो कि खुल के उस वक्त नहीं बताया गया था। किसी एक ने अंतरिक्ष में कई न्यूक्लियर मिसाइल बैठा के आ गए और दूसरे को कुछ पता ही नहीं चला। रोज शाम को ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी वो लोग घर जा नहीं पाते थे डिनर करने के लिए। अब सोच के देखिए, उन्हें ट्रेनिंग सेंटर पे ही डिनर करनी पड़ती थी ताकि, और सिर्फ इतना ही नहीं, लॉन्च से एक दिन पहले उन्हें यूरी गैगारिन की फेवरेट मूवी व्हाइट सन ऑफ डिजर्ट भी दिखाया गया था और स्पेस स्टेशन पे सभी लोगों के लिए बहुत सारे इंडियन फूड और आम लेके गए थे। देखिए, बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड में से स्पेस ट्रैवल करने वाला पहला इंसान का वर्ल्ड रिकॉर्ड सोवियत एस्ट्रोनॉट यूरी गैगारिन के पास ही है। गैगारिन जब 1961 में इंडिया आए थे, उन्होंने एक भविष्यवाणी किए थे, एक दिन इंडिया और सोवियत एस्ट्रोनॉट मिलकर स्पेस ट्रैवल करेंगे। और वही भविष्यवाणी 23 साल बाद इंडियन विंग कमांडर राकेश शर्मा ने हकीकत बना के दिखाया। शायद हम में से बहुत ही कम लोग होंगे जो इंडिया के तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाले पहला इंसान राकेश शर्मा को नहीं जानते। 1984 में जब इंडिया में घर घर टीवी रेडियो नहीं होते थे, तब उन्होंने स्पेस में जाके पृथ्वी के चक्कर लगा के वापस आ गए। लेकिन अचानक ये सब हुआ कैसे? देखिए, ये सब की शुरुआत एक लड़ाई से हुई थी जिसे इतिहास में कोल्ड वॉर कहा जाता है। इसी कोल्ड वॉर का हिस्सा था स्पेस में कब्जा करना। पहले तो ये लोग सिर्फ सैटेलाइट ही भेजते थे। बाद में जब सोवियत ने पहला इंसान को स्पेस में भेज के सही सलामत वापस ले आए, यूएसए को लगा बड़ा झटका। इस टाइम से सोवियत को बहुत ज्यादा स्पेस में कॉन्फिडेंस आने लगा और अंतरिक्ष में कैसे इंसानों की कॉलोनी बसाई जाए, ये लेके सोवियत रिसर्च करने लगा। 1967 में सोवियत डिसाइड किया कि उन्हें इंटरकॉस्मोस नाम की एक कॉमन स्पेस प्रोग्राम शुरू करनी चाहिए, जिसमें फ्रेंडली देशों को वो लोग अपने स्पेस प्रोग्राम में हिस्सा लेने की मौका देने वाले हैं। विंग कमांडर राकेश शर्मा को इसी प्रोग्राम के तहत अंतरिक्ष में भेजा गया था। लेकिन सोच के देखिए, अचानक सोवियत यूनियन जैसा सुपर पावर को दूसरे देशों के साथ काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? ऊपर ऊपर तो वो लोग यही बोल रहे थे कि वो लोग चाहते हैं कि सभी देशों को स्पेस ट्रैवल करने की मौका मिले और उनके साथ बाकी देशों की अच्छी रिलेशन बने। लेकिन असलियत कुछ और था जो कि खुल के उस वक्त नहीं बताया गया था। कहानी कुछ ऐसा था, उस वक्त का जो सोवियत स्पेसक्राफ्ट था उसे लेके साइंटिस्ट का मानना था कि ये स्पेसक्राफ्ट 100 दिनों से ज्यादा स्पेस में लगातार घूमना नहीं चाहिए, नहीं तो इसमें जो ईंधन और बैटरीज होगी वो खराब हो सकती है। तो ट्रैवल खत्म करके जब एस्ट्रोनॉट को वापस आना होगा तो सीरियस गड़बड़ी हो सकती है और वो हो सके कि वापस ना आ पाए या फिर उनकी जान चली जाए। इस समय तक तो सोवियत यूनियन स्पेस स्टेशन नहीं बना पाए थे, लेकिन स्पेस स्टेशन की जो प्लानिंग है वो इस समय अंदर ही अंदर चल रही थी। तो उन्होंने ये सोचने लगे कि स्पेस स्टेशन बनाने के बाद जब स्पेस क्राफ्ट चढ़ के एस्ट्रोनॉट को स्टेशन पे जाना होगा, वही स्पेस क्राफ्ट स्टेशन के साथ घूमता रहेगा जितने दिन तक वो वहाँ रहेंगे। अभी हो सकता है कि उन लोगों को 100 दिन से ज्यादा वहाँ रहना पड़े, तब तो ये स्पेसक्राफ्ट खराब हो जाएगा। इसका हाल ऐसे सामने आया कि स्पेसक्राफ्ट को टाइम टू टाइम बदलते रहना पड़ेगा। लेकिन पुराने स्पेसक्राफ्ट को बदलने के लिए धरती से एक खाली स्पेसक्राफ्ट को भेज के उसे रिमोटली कंट्रोल करना उतना सही नहीं लगा उन लोगों को उस वक्त। तो स्पेसक्राफ्ट बदलने वाला नया प्रोग्राम ऐसे डिजाइन किया गया कि जो लोग स्टेशन पे होंगे उन्हें खाना और बाकी सामान भेजने के लिए एक दूसरा स्पेसक्राफ्ट साथ में कुछ एस्ट्रोनॉट को लेके स्पेस स्टेशन पहुंचेगा। ये नए एस्ट्रोनॉट्स वहाँ कुछ दिन के लिए रहेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे और ये नए स्पेसक्राफ्ट वहीं पे छोड़ के पुराने वाले स्पेसक्राफ्ट को चढ़ के ये लोग वापस आ जाएंगे। इस तरीके से स्पेसक्राफ्ट और जरूरत पड़े तो क्रू मेंबर्स भी टाइम टू टाइम बदलते रहेंगे। लेकिन हर बार स्पेसक्राफ्ट के साथ 3 वेल ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट को भेजना एक्सपेंसिव होगा। इससे बेहतर ये होगा कि 2 वेल ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट के साथ एक पार्शियली ट्रेन्ड इंसान को भेजा जाए जो स्टेशन जाके कुछ एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर पाए। अब इस टाइम का सिचुएशन कुछ ऐसा था कि सोवियत और यूएसए ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखते थे ताकि कुछ ऐसा ना हो जाए कि किसी एक ने अंतरिक्ष में कहीं न्यूक्लियर मिसाइल बैठा के आ गए और दूसरे को कुछ पता ही नहीं चला। इसी दौरान एक दिन सोवियत यूनियन को एक खबर मिली कि यूएसए यूरोप के कुछ देशों के साथ मिलकर कुछ कॉमन स्पेस प्रोग्राम करने वाले हैं। बस इसी खबर का इंतजार था। सोवियत वाले तुरंत तय कर लिया कि उन्हें भी दूसरे देशों के साथ मिलकर स्पेस प्रोग्राम शुरू करनी चाहिए। इसमें वेल ट्रेन्ड सोवियत एस्ट्रोनॉट के साथ दूसरे देशों से बुलाए गए पार्शियली ट्रेन्ड गेस्ट एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजा जाएगा। असली मकसद तो उन लोगों का यही था कि कम से कम खर्चा करके और कम से कम सोवियत जाने गवा के धड़ाधड़ इस स्पेस टेक्नोलॉजी को और अपडेट किया जाए। इसी थॉट से इंटरकॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई। स्पेस स्टेशन बनाने से पहले वो लोग इंटरकॉस्मोस के तहत सिर्फ सैटेलाइट ही भेजते थे, लेकिन 1971 में सोवियत ने अंतरिक्ष में पहला स्पेस स्टेशन बनाने के बाद
1978 से वो लोग अलग अलग देशों से वॉलेंटियर को इनवाइट करके स्पेस स्टेशन में भेजने लगे। इसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए 1979 में सोवियत यूनियन इंडिया को ऑफर भेजे। उन्हें 2 वॉलेंटियर चाहिए था, एक इंसान को स्पेस में भेजा जाएगा और दूसरे को बैकअप पे रखा जाएगा। इसरो उस वक्त हमारे सैटेलाइट प्रोग्राम को लेकर बहुत ही ज्यादा बिजी हुआ करता था, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी इंडियन एयरफोर्स को 2 बेस्ट फाइटर पायलट ढूंढने के लिए बताए। पायलट सिलेक्ट करने के लिए तरह तरह के टेस्ट लिए गए। फाइनली इंडिया से विंग कमांडर राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा को इस प्रोग्राम के लिए मॉस्को भेज दिया गया, जो कि अभी रूस की राजधानी है। 1982 में वो लोग अपने अपने बीवी बच्चे लेके मॉस्को स्टार सिटी में पहुंचे। वहीं पे यूरी गैगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में उन लोगों की 18 महीने की ट्रेनिंग शुरू हुई। इस ट्रेनिंग के दौरान उन लोगों को रशियन लैंग्वेज, स्पेस नेविगेशन, बायोमेडिकल, अर्थ रिसोर्सेज, मटेरियल साइंस, स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम, ये सब सीखना पड़ा। एक IL-76 एरोप्लेन को मॉडिफाई करके उसी के अंदर जीरो ग्रेविटी की प्रैक्टिस करवाया गया था। इसके अलावा उन्हें स्पेस स्टेशन के साथ डॉकिंग, अनडॉकिंग, लौटते वक्त एटमॉस्फेयर में री एंट्री, ये सब अलग अलग मॉडल सिचुएशंस तैयार करके उन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया। सर्वाइवल टेक्निक्स भी सीखनी पड़ी उन्हें। रोज शाम को ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी वो लोग घर जा नहीं पाते थे डिनर करने के लिए। अब सोच के देखिए, उन्हें ट्रेनिंग सेंटर पे ही डिनर करनी पड़ती थी ताकि उनकी कैलोरी मॉनिटर किया जाए। ये सब ट्रेनिंग होने के बाद उन्हें स्पेसक्राफ्ट सोयूज T-11 जो चढ़ के उन्हें जाना है सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन पे, उसी के अंदर ट्रेनिंग दिया जाता था। एक इंडियन पायलट के साथ 2 और रशियन एस्ट्रोनॉट को जोड़ के 3 लोगों का एक टीम बनाया गया था। ये इसलिए किया गया था क्योंकि सोयूज T-11 एक 3 सीटर स्पेसक्राफ्ट था। ये दोनों टीम में से कौन सा टीम उड़ान भरने वाले हैं वो बाद में तय किया गया था। इस ट्रेनिंग के दौरान विंग कमांडर राकेश शर्मा की बेटी मानसी शर्मा, जो कि 6 साल की थी, उनकी देहांत हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्रेनिंग कंटिन्यू रखा। मतलब आप देख सकते हो कि वो लोग कितना ज्यादा पैशनेट थे इसके लिए। शायद इसीलिए दोनों ही इंडियन एस्ट्रोनॉट बहुत ही जल्दी रशियन लैंग्वेज सीख गए थे। ट्रेनिंग के लास्ट 3 महीनों में उन्हें योगा ट्रेनिंग भी दिया गया था। उन्हें यह देखना था कि स्पेस में जीरो ग्रेविटी में जाने के बाद जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर और मस्कुलर डैमेज होते हैं वो रेगुलर योगा से कम हो सकता है कि नहीं। उड़ान भरने से 10 दिन पहले से ही ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो गया था और उन्हें अपने बीवी बच्चों से अलविदा कहना पड़ा था। उसी दिन उन्हें यूरी गैगारिन की एक डायरी पे साइन करवाया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, लॉन्च से एक दिन पहले उन्हें यूरी गैगारिन की फेवरेट मूवी व्हाइट सन ऑफ डिजर्ट भी दिखाया गया था। जो चीजें यूरी गैगारिन उड़ान भरने से पहले किए थे वो सब इनसे करवाया गया था, गुड लक के लिए। लिटरली इतना एडवांस साइंस स्टडी के लिए भी लक पे ही भरोसा करना पड़ रहा है यहाँ इन लोगों को। इन 10 दिनों में सभी एस्ट्रोनॉट को आइसोलेशन पे ही रखा गया था ताकि कोई जर्म्स पृथ्वी से जाके स्पेस स्टेशन को कॉन्टेमिनेट न कर पाए। ट्रेनिंग से लेके हर एक चीज दोनों इंडियन एस्ट्रोनॉट को सेम करवाया गया था। लेकिन स्पेस में जाने के लिए विंग कमांडर राकेश शर्मा और उनके साथ 2 सोवियत एस्ट्रोनॉट को चुना गया था। 3 अप्रैल 1984 की सुबह उड़ान भरते वक्त उन्होंने साथ में राजघाट की मिट्टी, बहुत सारे इंडियन ग्रेट मैन की तस्वीरें, कुछ हिंदी फिल्में, सितार की एक रिकॉर्ड और स्पेस स्टेशन पे सभी लोगों के लिए बहुत सारे इंडियन फूड और आम लेके गए थे। बाय द वे, राजघाट वही जगह है जहां महात्मा गांधी जी का अंतिम संस्कार हुई थी। लॉन्च का दृश्य भारत में सीधा संप्रसार किया गया था और इन दोनों ही एस्ट्रोनॉट के बीवी बच्चे भी मॉस्को के क्वार्टर में बैठ के टीवी पे ये देख रहे थे। 25 घंटे तक सफर करने के बाद वो लोग अपने सोयूज T-11 स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन के साथ जोड़ पाए, जिसमें पहले से ही एक सोयूज T-10 स्पेसक्राफ्ट लगी हुई थी। यह स्पेस स्टेशन में 2 महीने से 3 लोग मौजूद थे। इन लोगों के आने से स्पेस स्टेशन खुशी से भर गया और सबने मिलके उस रात अंतरिक्ष में बैठ के डिनर सेलिब्रेट कर रहे थे। अगले 7 दिन स्पेस स्टेशन पे उन लोगों को बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल झेलना पड़ा। फोटोग्राफ्स लेने में और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने में वो लोग व्यस्त रहते थे। उन्हें योगा भी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। इसी दौरान एक दिन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी उनसे संपर्क करके पूछे थे कि इंडिया ऊपर से कैसे दिखते हैं, और उन्होंने जवाब में कहा था कि सारे जहां से अच्छा, जो कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड होने के बाद यह वीडियो क्लिप काफी वायरल गया था। जिस फोन से मिस गांधी उनसे बात की थी
वो फोन आज भी J&K में 181 बैटालियन CRPF राडार स्टेशन पे सुरक्षित रखी हुई है। 11 अप्रैल ये 3 लोग पुराने सोयूज T-10 लेके वापस पृथ्वी में सही सलामत पहुंच पाए। फिर कुछ दिन मॉस्को में बिताने के बाद वो लोग इंडिया वापस आ गए। विंग कमांडर राकेश शर्मा को हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन और अशोक चक्र, विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा को कीर्ति चक्र दिया गया था और बाद में उन्हें इंडिया के लिए मॉस्को पे एयर अटैच पोजीशन भी ऑफर किया गया था। इस स्पेस ट्रैवल के बाद विंग कमांडर राकेश शर्मा इंडिया के लिए एक हीरो बन गए थे। लेकिन आज ये रियल हीरो कहाँ चले गए? देखिए, ये एयरफोर्स के ऑफिसर थे। ये लोग बोलते कम और करने पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। असल बात तो ये है कि हम उन्हें चंद्रयान 3 लैंड होने से पहले ढूंढे कितने थे। 76 साल की उम्र में वो आज भी बैठे हुए नहीं है। इसरो के गगनयान मिशन, जिसमें 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट को 2025 तक स्पेस में भेजा जाएगा, राकेश शर्मा जी उस मिशन से जुड़े हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद 2001 में उन्होंने तमिलनाडु के कुन्नूर पे सेटल जरूर हुए, लेकिन आज तक सेटल डाउन नहीं हुए। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, गुड बाय।